हेलो प्यारे बच्चों, बेटा हम आज आपकी क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट का चौथा लेसन शुरू करेंगे। समतल में गति, है ना। थर्ड लेसन में हमने क्या पढ़ा था? सरल रेखा में गति, है ना। अब ये क्या है? समतल में गति है ना। मोशन इन ए प्लेन, है ना। मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लेन का मतलब क्या होता है ना। मुझे भी नहीं आता था पहले जब मैं पढ़ता था उस समय, ये प्लेन आखिर होता क्या है, तल किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये, और इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है सदिश की, है ना, कि आखिर हमको इन सदिशों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये तो हमें पता चल जाता है कि सदिश ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो मैं मोटे रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। देखो बेटा, कि ऐसे समझो आप कि अगर जो पिछला वाला चैप्टर था तीसरा, सरल रेखा में गति, माना एक बच्चा है वो इधर खींच रहा है एक वस्तु को, और दूसरा बच्चा है वो इधर खींच रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये वस्तु है, तो इधर की तरफ ज़्यादा बल लग रहा है, इधर की तरफ क्या बल लग रहा है, इस डायरेक्शन में कम बल लग रहा है। तो जो नेट गति होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी गति इसकी, है ना। अगर वही ये इधर की तरफ कम बल लगता, है ना, और इधर की तरफ ये वाला पीछे की तरफ वाला जो बच्चा है ये ज़्यादा तेज़ी से खींचता है इसको, तो इसमें दिशा में किधर गति, वस्तु में किधर गति होती, किस दिशा में गति होती? ये हमारा सामान्य अनुभव इस बात को बताता है, ठीक है ना। लेकिन अब एक दूसरी स्थिति की कल्पना करो आप बेटा, है ना। ऐसे समझो आप, देखो कि एक ये वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु है, इस पर एक बल तो इस दिशा में लग रहा है ना, एक बल इस दिशा में लग रहा है, और माना एक बल इसमें इस दिशा में लग रहा है, ठीक है ना। अब ये वस्तु जो है ये किस दिशा में गति करेगी? तो यहाँ पे किसकी भूमिका आ जाती है? यहाँ पे सदिश की भूमिका आ जाती है, ठीक है ना, वेक्टर्स की। क्योंकि यह एक दिशा नहीं है, यानी इसमें तो क्या था, प्लस एक्स और माइनस एक्स थे, है ना। और दूसरा ये था कि अगर इस वस्तु पे ये बल भी इधर की तरफ लग रहा है और दूसरा बल भी इधर की तरफ लग रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में और तेज गति करने लग जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है ना कि ये वस्तु है, इस पे एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि ये वस्तु है, इस पे एक बल इस दिशा में लग रहा है और दूसरा बल इस दिशा में लग रहा है, तो ये किधर गति करेगी, है ना। तो ये जो वस्तु गति करेगी, ये यहाँ पे सदिश आ जाता है बेटा एग्जिस्टेंस में, और वो जो होगा वो इसका परिणामी सदिश देखते हैं हम। कैसे देखते हैं? परिणामी सदिश देखते हैं, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं कि वो उस रिजल्टेंट वेक्टर की, परिणामी सदिश की क्या दिशा निकल के आती है, ठीक है ना। अब जैसे मैं समझाता हूँ आपको, यही वाला केस है ना। ये पिंड है, तो इसमें ये माना ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है ना, और ये बी वेक्टर हो गया। बहुत आराम से समझो आप इसको, है ना। तो इस वस्तु परिणामी किस दिशा में गति करेगी ये, है ना, वो देखना है हमको कि ये जाएगी किधर। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको इन दोनों जो बल हैं, है ना, जो फोर्स वेक्टर हैं, इन दोनों को क्या करूंगा, मैं जोड़ूंगा। तो जोड़ने के दो नियम हैं, इस बुक में दिखा रखे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे आपके। एक तो है त्रिभुज का नियम और दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो त्रिभुज के नियम में क्या करते हैं बेटा, कि इन दो सदिशों में से, जैसे एक सदिश ये ए है, ये बना लिया मैंने, ठीक है ना, ये ए सदिश हो गया, है ना। ये इसकी पूंछ कहलाती है और ये इसका सिर कहलाता है, ये इसकी टेल हो गई और ये इसका हेड हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब जो बी वेक्टर है ये वाला, इस बी वेक्टर की जो टेल है इसको ए वेक्टर के हेड पे रखेंगे, ठीक है ना। ये हेड पे रख दिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा था ना, बड़ा था ना ये, तो इसको बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है ना। इसकी बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पे रख दिया, और इसके समांतर दिशा में, है ना, देखो ये ऐसे है, तो है ना, समांतर दिशा में इसको इस पे आरोपित कर दिया हमने, है ना। फिर इस ए के टेल को और बी के हेड को मिला दिया मैंने, ये देखो, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आर वेक्टर हो गया। समझे नहीं समझे बात, ठीक है ना। ये क्या हो गया बेटा, आर वेक्टर हो गया। तो जो आर वेक्टर लगेगा वो देखो इस दिशा में लग रहा है, ऐसे लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये है ना। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, है ना। तो ये वस्तु किस दिशा में गति करेगी? इस दिशा में गति करेगी, समझे ना। वैसे तुम वैसे समझते हो, यहाँ एक बच्चा खड़ा है, ठीक है ना,
एक इधर से इसमें इस तरह से धक्का मार रहा है, एक इस तरफ से धक्का मार रहा है, तो किधर जाएगा ये? ना ये बच्चा इधर की तरफ जाएगा, ना ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ये इस दिशा में जाएगा। अब ये दिशा इस पर डिपेंड करेगी कि इन दोनों में से ज़्यादा प्रभाव किसका है। समझ गए ना बात? ठीक है ना। अब हम इस वाले को देखते हैं। ये था, माना ये ए वेक्टर है और ये क्या है बेटा? बी वेक्टर है ना। इन दोनों, ये इस दिशा में लग रहा था, ये इस दिशा में लग रहा था इसके ऊपर। अब ये वस्तु या बच्चा जो है किस दिशा में गति करेगा? ये वाला, है ना। तो वही से इन दोनों को जोड़ देंगे। सेम इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? हमें जोड़ना है। ठीक है ना। तो देखो ये बनाया मैंने, ये ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? बी की पूंछ को इसके, और लेकिन ये समांतर दिशा वही रखेंगे हम। देखो इसकी दिशा इस तरह से, तो इसकी दिशा इस तरह से हो गई। ठीक है ना। और ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर की पूंछ को और बी वेक्टर के सिर से क्या कर देंगे? मिला देंगे, ये इस तरह से, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? आर वेक्टर। देखो ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये इसमें आ गया ना। तो इस दिशा में गति वो करेगा, है ना। दूसरा देखो बेटा, अगर माना इस दिशा में ज़्यादा बल है ना, और इस दिशा में कम बल लग रहा है, ठीक है ना। देखो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ये ए वेक्टर है और ये क्या है आपका? बी वेक्टर है ना। अब देखो इसका परिणामी निकाल के देखो आप, है ना। ये इस दिशा में हो गया, ठीक है ना, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। और बी वेक्टर को जब मैं इसको जोड़ूंगा तो इसको यहाँ रखूँगा इस तरह से, ये हो गया। और परिणामी सदिश कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो देखो जो पहले दिशा कैसे थी? ऐसे थी, यूँ ऊपर थी। अब दिशा नीचे की तरफ आ गई, नहीं आ गई? क्योंकि ये नीचे की तरफ वाला ज़्यादा प्रभावी है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो आप? देखो पहले कैसे थी? ये बिल्कुल इससे क्षैतिज के साथ लगभग 45 डिग्री का बना रही थी, है ना, इस तरह से इस दिशा में जा रही थी। अब ये नीचे की तरफ आ गया, है ना। क्यों आ गया? क्योंकि ऊपर की तरफ वाला जो बल है वो प्रभाव उसका कम है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो है इसका प्रभाव क्या है? ज़्यादा है। ठीक है ना। अब देखो उसका और उल्टा करके देख लेते हैं। ये बल जो है ये कम है, और ये बल जो लग रहा है इस पर वस्तु पे, ये वाला बल ज़्यादा है ना। ये आपका ए वेक्टर है और ये क्या है आपका? बी वेक्टर है। ठीक है। तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? देखो बेटा, ये ए बनाया मैंने, ठीक है ना, और बी इस पर यहाँ लगेगा तो इस तरह से नहीं हो गया, ये बी इस तरह से हो गया। तो देखो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। इसकी पूंछ को इसके सिर से मिला देंगे तो देखो अब ये ऊपर की तरफ बढ़ गया ना, ऐसे आ गया, है ना। पहले वाले की दिशा कैसे थी? ऐसे थी। फिर दूसरे वाले में दिशा कैसे आई? इस तरह से आई। अब तीसरे वाले में दिशा कैसे आ गई? ऊपर बढ़ गया, ये ऊपर की तरफ बढ़ गया, ऐसे आ गई। समझे कि नहीं समझे बात? ठीक है ना। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट जो है, परिणामी जो है, वो किस पे डिपेंड करेगा? इन ए और बी के परिमाणों पे डिपेंड करेगा और इनकी दिशाओं पे डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पे किसकी भूमिका आ जाती है? सदिश की भूमिका आ जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हो गई बेटा? सदिश हो गई। और अब मैं बताता हूँ आपको तल, कि ये तल क्या चीज़ है? प्लेन। तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? प्लेन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटा ऐसे समझो आप कि जैसे ये वस्तु जो सरल रेखा में गति करी, जैसे ये हमारा वो है, ये वो है, इधर की तरफ प्लस एक्स है और इधर की तरफ क्या है? माइनस एक्स है ना। तो यहाँ देखो जब इस अक्ष के अनुदिश गति करेगा, माना इधर की तरफ जा रहा है ना, तो जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इधर x इक्वल टू -1, -2, -3, -4 और -5। तो या तो इस दिशा में जाएगा या इस दिशा में जाएगा। तो इधर क्या होगा बताओ? x प्लस आएगा और इधर की तरफ क्या आएगा? x माइनस आएगा। y जो है वो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि y जो होता है वो ऊपर नीचे होता है। ऊपर तो प्लस y होता है, नीचे माइनस y। तो ये ना तो ऊपर की तरफ जा रही वस्तु, ना ही ये नीचे की तरफ जा रही। तो इस केस में क्या हो रहा है बताओ? जो y कंपोनेंट है, जो y अक्ष पे जो इसका गति है वो क्या है? 0 है ना। तो ये 1 डायमेंशनल गति हो गई। ये कैसी हो गई बताओ बेटा? 1D, है ना, एक विमीय गति हो गई। ये क्या हो गई? ये एक विमीय गति हो गई। ठीक है ना, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
अब अपन आते हैं द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल, ठीक है ना, 2D। ये सरल रेखा में गति, इसको क्या बोलते हैं हम, सरल रेखा में गति, जो कि हमने तीसरे लेसन में पढ़ा। अब ये जो 2D है ये समतल में गति बोलते हैं इसको, समतल में गति या तल में गति, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। अब देखो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। ये मैंने एक चित्र बनाया, इधर हमारी x डायरेक्शन है और इधर क्या है, y डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये कोई इस तरह से ऐसे जा रहा है कोई, ये उसका वक्र है वस्तु की गति का, है ना। अब देखो बेटा ये कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, 3 पॉइंट ले लिए, है ना, ये P, Q और R। देखो इस P, जब ये यहाँ पे P पे है तो देखो बेटा इसका ये x1 हो गया और ये क्या हो गया, इसका y1 हो गया, है ना। जब Q पे है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, x2, यहाँ से लेके यहाँ तक है x2, समझ गए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है। और ये क्या हो गया बताओ, ये y2 हो गया। y2 कहाँ से लोगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये दूरी y2 की। इस केस में क्या है बताओ, ये x3 है और ये क्या है बताओ, इसका ये y3 है ना। तो इस जब ऐसे गति कर रही है कोई वस्तु, है ना, तो देखो बेटा दोनों निर्देशांक चेंज हो रहे हैं, है ना। माना जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ये 1 2 3, है ना। और ये देखो ये माना 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, 1 2 हो गए। इसके निर्देशांक कितने हो गए, 1 2 हो गए। इसके निर्देशांक क्या हो गए, 2 3 हो गए। इसके निर्देशांक क्या हो गए, 3 और ये 4 हो गए। माना ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना। तो देखो बेटा जब ऐसे गति कर रहा है तो दोनों निर्देशांक चेंज हो रहे हैं, x निर्देशांक भी चेंज हो रहा है और y निर्देशांक भी चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ x1 था, अब यहाँ क्या हो गया, x2 हो गया। यहाँ y2 था और यहाँ y3 हो गया। यहाँ पे देखो x3 हो गया और y निर्देशांक 4 हो गया। इस केस में क्या था, जब यहाँ पे है तो इसके निर्देशांक क्या है, 1 0। जब यहाँ है तो यहाँ इसके निर्देशांक क्या है, 2 0। जब यहाँ है तो इसके क्या निर्देशांक क्या है, 4 0। जब यहाँ है तो इसके निर्देशांक क्या है, यानी इस केस में y निर्देशांक हमेशा क्या है, 0 है ना। लेकिन यहाँ y निर्देशांक 0 नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि वस्तु जो है वो दोनों दिशाओं में गति कर रही है, इस x डायरेक्शन में भी गति कर रही है और y डायरेक्शन में भी गति कर रही है। समझे कि नहीं समझे बात, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या कहलाती है, मोशन इन ए प्लेन, है ना। तो प्लेन का मतलब तल, है ना। ये कागज का तल हो गया, है ना। इस कागज के तल में अगर कोई गति कर रहा है ऐसे यूं, ठीक है ना, इस तरह से कुछ भी गति कर रहा है तो वो क्या हो गई, मोशन इन ए प्लेन हो गई, ठीक है ना। 1 डायमेंशन में क्या होता है, या तो ऐसे गति करेगा या ऐसे गति करेगा, या ऊपर गति करेगा या नीचे, ऐसे भी हो सकती है। 1D में ऊपर प्लस y डायरेक्शन और या माइनस y डायरेक्शन, वो भी क्या है, मोशन इन 1D है। तो ये क्या हो गई, मोशन इन 2D हो गई, ठीक है। अब अपन आते हैं 3D, हालांकि तुम्हारे कोर्स में नहीं, लेकिन समझ लो इसको कि 3D मोशन क्या है। कि अब इस वस्तु जो है, इस केस में तो क्या था बेटा, इस कागज पे ही चल रही थी वो, है ना। वस्तु जो चल रही थी वो कैसे चल रही थी, कागज पे ही चल रही थी। अब माना वस्तु कागज से उठ गई, क्या हो गई, कागज से उठ गई, ठीक है ना। ऐसे समझो, देखो मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको, ऐसे ही है ना। ये हमारा प्लस x है और इधर प्लस y है और इधर की तरफ कागज पर दिखा नहीं सकते ना इसको, तो ये प्लस z बना देता हूँ मैं, है ना। इन तीनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का। तो अब इस जब 2 डायमेंशन होती तो इस पर कागज पे ही चलती है वस्तु, है ना। अब अगर माना कागज पे उठ गई वो, है ना, ऐसे समझो, देखो यहाँ ये मैंने पेन उठा रखा है, 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा रखा है इस जगह पे, यहाँ पे हूँ मैं भी, है ना, 1 सेंटीमीटर उठा रखा है इसको। देखो x निर्देशांक ये हो गया, y निर्देशांक ये हो गया, ऊपर 1 सेंटीमीटर उठा रखा है मैंने, है ना। तो 1 1 1 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये 1 है, ये 1 है और 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा रखा है मैंने, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा कि अब मैं इधर खिसक गया, है ना, ये खिसका, है ना, ऊपर खिसका, यानी इधर की तरफ 2 पे आ गया, है ना। ऐसे ही इधर की तरफ 2 पे आ गया और ऊपर भी 1 सेंटीमीटर और ऊपर उठ गया मैं, दिख रहा है ना आपको,
है ना। तो अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x पे 2 हो गए, है ना, y पे x पे 2, यहाँ से इधर की तरफ 2 हो गए, है ना, y पे यहाँ से ऊपर की तरफ 2 हो गए, है ना, और z नीचे से लेके ऊपर तक, समझ में आ रहा है ना, नीचे से लेके और ऊपर तक ऐसे उठ रहा हूँ ना मैं, देखो ये ऐसे उठ रहा है मेरा हाथ ऊपर, है ना। तो अब इस केस में निर्देशांक क्या हो गए, 2 2 2, यानी x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया, समझे ना बात। इस केस में क्या था, प्लेन वाले में z निर्देशांक 0 था, क्योंकि ऊपर उठ ही नहीं रही, वस्तु कहाँ चल रही है, इस कागज के प्लेन पे ही चल रही है, इस कागज पे ही कागज से ऊपर नहीं उठ रही है ना। लेकिन इस केस में क्या है कि वस्तु ऊपर भी उठ रही है, यानी तीसरी जो दिशा है वो भी, तीसरी दिशा में भी वो क्या कर रही है, गति कर रही है, समझे नहीं समझे बात, है ना। तो ऐसे समझो, माना आपने कोई एक पत्थर फेंका ऊपर, है ना, पत्थर फेंकते ना, तो वो पत्थर देखो क्या होता है बेटा, आगे की तरफ भी जाता है, समझ रहे हो ना आप लोग, आगे की तरफ भी जा रहा है, यानी x डायरेक्शन में भी जा रहा है, वो y डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है ना, और ऊपर भी उठ रहा है साथ में, और क्या हो रहा है, ऊपर भी उठ रहा है। तो तीनों डायरेक्शन आ गई इसमें, x, y और z। तो ये क्या हो गई, मोशन इन 3 डायमेंशन। तो आपके सिर्फ 2 डायमेंशन तक है ये, मोशन इन 2 डायमेंशंस, ठीक है ना। तो देखो कितनी अच्छा कंसेप्ट है। तो हमने पढ़ा पहले बेटा कि वेक्टर की ज़रूरत क्यों है, ठीक है ना। तो अगर 1D है तो वहाँ बिना वेक्टर्स के भी काम चल जाता है ना, प्लस x में या माइनस x दिशा में गति है तो चल जाएगा, प्लस y में है और माइनस y में है तो चल जाएगा। लेकिन जब दोनों दिशाओं में गति होती है, अर्थात तल में गति होती है, x और y जहाँ हो रहे हैं, तो फिर हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सदिशों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अपन ने ये 2D मोशन कर लिया। अब मैं आपकी ये बुक पढ़ता हूँ बेटा, है ना, अच्छा लगा होगा आपको, समझ में आया ना, वेरी गुड। समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। पिछले अध्याय में हमने स्थिति, पोजीशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी एवं त्वरण, एक्सेलरेशन की धारणाओं को विकसित किया था, जिनकी किसी वस्तु की सरल रेखीय गति का वर्णन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है ना। रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति रेक्टिलिनियर मोशन बोल दो, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल दो, क्योंकि एक विमीय गति में मात्र 2 ही दिशाएं संभव हैं। 2 का मतलब या तो आगे या पीछे, या ऊपर या नीचे, है ना। एक विमीय गति में मात्र 2 ही दिशाएं संभव हैं, इसलिए इन राशियों के दिशात्मक पक्ष को प्लस और माइनस चिन्हों से व्यक्त कर सकते हैं। परंतु जब हम वस्तुओं की गति का द्विविमीय यानी एक समतल या त्रिविमीय दिक् स्थान, जब 3 डायमेंशन होते हैं उसको दिक् स्थान बोलते हैं, है ना, स्पेस एंड टाइम, वर्णन करना चाहते हैं, तब हमें उपर्युक्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए, यानी ये जो उपर्युक्त का मतलब ये दे रखी थी आपको, स्थिति, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है ना। उपर्युक्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए सदिशों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब 1D से जब हम 2D और 3D में जाएंगे तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है, वेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अतएव सर्वप्रथम हम सदिशों की भाषा, अर्थात सदिशों के गुणों और उनके उपयोग में लाने की विधियां सीखेंगे। सदिश क्या है, सदिशों को बेटा, ये जो तुम्हारी बुक हैं इतनी अच्छी हैं ये, है ना, तो कहीं भागो मत तुम लोग, है ना, इनको आराम से एक एक चीज़ को मन से पढ़ो इनको, है ना। जब ये बेटा कंसेप्ट बनने लग जाएंगे, आपकी थ्योरी समझ में आने लग जाएगी, तो फिर क्वेश्चंस भी आपसे होने लगेंगे, समझ रहे हो ना आप लोग। तो इसको, इन बुक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, आपकी बहुत अच्छी बुक्स हैं ये NCERT की, है ना। तो हम सदिशों को, सदिश क्या है, सदिशों को कैसे जोड़ा घटाया जाए, बहुत आसान है। देखो अभी मैंने बताया था आपको, उनमें 2 सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, ऐसे ही घटाने का भी आता है हमको, गुणा भी कर सकते हैं हम। सदिशों को किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें तो क्या परिणाम मिलेगा, यह सब हम इसमें सीखेंगे। इसलिए सीखेंगे जिससे किसी समतल में वस्तु के वेग एवं त्वरण को परिभाषित करने के लिए हम सदिशों का क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। इसके बाद हम किसी समतल में वस्तु की गति पर चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। किसी समतल में गति के सरल उदाहरण को हम एक समान त्वरित गति, है ना, मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरित गति का अध्ययन करेंगे, तथा एक प्रक्षेप गति के बारे में। प्रक्षेप क्या होता है, जैसे माना आपने पत्थर फेंक दिया, है ना,
आगे जाके जैसे बॉल फेंकता है ना क्रिकेटर, जो जैसे वो मारता है उसमें चौका मारा, फिर जो वहाँ बाउंड्री पे पहुँच जाता है वो, फिर बाउंड्री पे खड़ा हुआ प्लेयर जो होता है जब बॉलर के पास गेंद को फेंकता है तो ऊपर हवा में फेंकता है कि नहीं फेंकता है वो, ठीक है ना, ऊपर फेंकता है या जैसे भी नीचे फेंकता है, तो वो एक तरह से क्या हो, प्रक्षेप हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन से हम भली भांति परिचित हैं, पता ही आपको, ऐसे गोल गोल घूमती है कोई चीज़। दैनिक जीवन में इसका विशेष महत्व है। हम एक समान वृत्तीय गति की भी इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम इस अध्याय में जिन समीकरणों को प्राप्त करेंगे उन्हें आसानी से त्रिविमीय गति के लिए विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन हम इसमें सिर्फ 2 तक ही पढ़ेंगे। अब आता है आदेश और सदिश। देखो तुम खूब पढ़ते आए हो पहले से ही कि भाई जो आदेश होता है उसमें सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जो जबकि जो सदिश होता है उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है बेटा, दिशा भी होती है, ठीक है ना। तो हम भौतिक राशियों को अदिशों सदिशों में वर्गीकृत कर सकते हैं। दोनों में मूल अंतर यह है कि सदिश के साथ दिशा को संबद्ध करते हैं, डायरेक्शन को भी रिलेट करते हैं, वहीं अदिश के साथ ऐसा नहीं करते। एक अदिश राशि वह राशि जिसमें मात्र परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है उसमें, इसे केवल एक संख्या और उसके उचित मात्रा, जैसे आलू का वजन 2 किलोग्राम है ना, एक थैली में आलू भरे हुए हैं, उनका 2 किलोग्राम वजन है, तो 2 तो क्या हो गया इसका परिमाण हो गया, और किलोग्राम क्या हो गई उसकी विमा हो गई, मात्रक हो गया उसका, ठीक है ना। तो अदिशों को केवल एक संख्या और उचित मात्रक द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें कहीं दिशा की जरूरत पड़ी क्या? 2 किलोग्राम आलू के लिए कहीं ऐसा कहना पड़ रहा है कि आपको 2 किलोग्राम आलू उत्तर दिशा में या 2 किलोग्राम आलू दक्षिण दिशा में? जरूरत नहीं है ना, बस 2 किलोग्राम से ही हमको चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो इसके उदाहरण हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, किसी वस्तु की संहति द्रव्यमान मास, किसी वस्तु का तापक्रम टेम्परेचर, ठीक है ना। ऐसे कहेंगे कि भाई इस वस्तु का 40 डिग्री टेम्परेचर उत्तर दिशा में है, नहीं जरूरत ना ऐसे कहने की। तथा वह समय जिस पर यह कोई घटना घटती है ना। तो ये सब क्या है, अदिश राशि हैं। अदिश में जोड़ के वही नियम लागू होते हैं जो सामान्य बीजगणित में सिंपल जैसे प्लस माइनस जो करते हैं वैसे, लेकिन सदिशों के प्लस माइनस अलग तरीके से होते हैं, है ना। सदिशों को बताया था ना आपको, या तो त्रिभुज नियम से जोड़ते हैं या जोड़ते घटाते हैं, या समांतर चतुर्भुज नियम से उनको जोड़ते घटाते, 2 ही नियम है बेटा इसमें सदिशों के जोड़ने घटाने के। अदिशों को हम ठीक वैसे ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा या भाग कर सकते हैं, जैसा कि हम सामान्य संख्याओं के साथ करते हैं। सिंपल जो सामान्य संख्याएं होती हैं उनके साथ जैसा करते हैं वैसे ही इनके साथ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर 0.5 मीटर, तो उसकी परिमाप चारों भुजाओं का योग हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे तो 3 मीटर हो जाएगी। हर भुजा की लंबाई एक अदिश है तथा परिमाप भी एक अदिश है। हम एक दूसरे उदाहरण पर विचार करें। यदि किसी एक दिन का अधिकतम न्यूनतम तापमान 35.6 और 24.2 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, सिंपल घटा देंगे इसमें से, तो 11.4 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के किसी एक समान ठोस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है और द्रव्यमान 2.7 kg दे रखा है, तो आयतन कितना हो गया उसका, है ना, 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो क्या हो गया 10 की घात 3, क्या है बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसको क्या बनाओगे, मीटर क्यूब बनाओगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, देखो, है ना, 10 की घात 3 और 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में क्या संबंध होता है बताओ, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है ना। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 मीटर 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। देखो इस 100 को इसके नीचे ले आया मैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यानी 10 की घात 3, या ऐसे समझो बेटा, देखो ये सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर है ना। तो 10 की घात 3 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो आप, 1/100 मीटर, फिर 1/100 मीटर, फिर 1/100 मीटर, है ना। तो 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात 6 हो गई, तो 10 की घात ऊपर 6 क्या हो जाएगा, माइनस के 6, तो 10 की घात 3 और 10 की घात -6 क्या हो जाएगा, 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। तो ये 10 की घात -3 मीटर क्या हो, मीटर क्यूब, ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना बताया था इसने, 2.7 kg बताया, तो 2.7 kg में 10 की घात किसका भाग दे दोगे, -3 का भाग दे दोगे,
है ना, 10 की घात -3। तो ऊपर तो क्या आ गया किलोग्राम, है ना, और ये नीचे क्या है मीटर क्यूब है, तो ऊपर क्या आ जाएगा -3, है ना, या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ऊपर जाके +3 हो जाएगा नहीं, तो 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर क्यूब अब -3, है ना। तो यही आ गया ना, देख लो भी क्या है, एक सदिश है, ठीक है ना, वो अदिश है, सॉरी ना। तो जो अदिश राशियां हैं उनके सिंपल जो जोड़ गुणा भाग होते हैं वो एक साधारण नियम के तहत हो जाते हैं, ठीक है ना। अब अपन सदिश पे आते हैं, है ना। देखो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, अभी जब इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तब बहुत इंटरेस्ट आएगा आप सबको, है ना। एक सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, तथा वह योग संबंधी त्रिभुज के नियम अथवा समांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम, या तो ट्राइंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल से वो जुड़ते घटते हैं का पालन करती हैं। इस प्रकार एक सदिश को उसके परिमाण की संख्या तथा दिशा द्वारा व्यक्त करते हैं। कुछ भौतिक राशियां जिन्हें सदिशों द्वारा व्यक्त करते हैं वे हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। बल दिखाया था ना मैंने, उसमें आपको 2 वस्तुओं पर बल लग रहे थे, यस, तो बल क्या है, सदिश राशि है। सदिशों को व्यक्त करने के लिए इस पुस्तक में हम मोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे ये कैपिटल V, है ना, तो ये डार्क हो रखा है, नहीं हो रखा है ना, गहरा हो रखा है। एक तो देखो हल्का, है ना, देखो ये वाला ये हल्का है और ये क्या है, गहरा है। तो ये गहरा जो चिन्ह है ये किसको शो करेगा, सदिश को शो करेगा, ठीक है। परंतु हाथ से लिखते समय मोटे अक्षरों को लिखना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है ना, इसलिए क्योंकि हाथ से मोटे अक्षर को कितनी बार गहरा करेंगे उसको, है ना, तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा वो। तो इसलिए एक सदिश को अक्षर के ऊपर क्या लगा देते, तीर लगा के, है ना, जैसे V के ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, इससे व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ये V तथा V वेक्टर दोनों ही वेग सदिश को व्यक्त करते हैं, यानी या तो गहरा V लिख दो या V के ऊपर क्या लगा दो, तीर का निशान लगा दो। किसी सदिश के परिमाण को प्राय हम उसका परम मान, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इसे या तो उस गहरे वाले का क्या लगा दो, ये मॉडुलस बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस, है ना, और ये सिर्फ ये हल्का वाला हो गया द्वारा। तो ये किसको शो कर रहा है, इसके परिमाण को शो कर रहा है। इस प्रकार एक सदिश को हम मोटे अक्षर कैपिटल A, कैपिटल ये स्मॉल a, P, Q, R ये गहरे हैं कि नहीं है से व्यक्त करते हैं, जबकि इनके परिमाणों को हम हल्के उससे, है ना। तो देखो ये A, ये कि इसको इसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं स्थिति एवं विस्थापन सदिश, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत आसान है बेटा, देखो इस चित्र में यहाँ दिखा रखा है ना। देखो माना ये जो देखो ये ब्लू कलर का है ना, ये इसकी कर्व है ना, इसका क्या है, पोजीशन टाइम कर्व है ये, है ना, कि यानी समय के सापेक्ष में किसी वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो माना वो वस्तु जो है ये P से लेके P डैश तक गति कर रही है, ठीक है ना, P से लेके P डैश तक। तो बेटा जो ये P को O से मिला दिया, मूल बिंदु से मिला दिया, तो OP जो है ये वेक्टर OP वेक्टर हो गया, है ना। तो ये P को जब किससे मिला दोगे, मूल बिंदु से मिला दोगे, तो जो OP सदिश है ये इस P का क्या हो गया, स्थिति सदिश हो गया। ऐसे ही जब ये P डैश है, P डैश को किससे मिला दोगे, O से मिला दोगे, तो OP डैश जो है ना, OP डैश क्या हो गया, इस P डैश का O के सापेक्ष स्थिति सदिश हो गया। फिर अगर हम P और P डैश को मिला देंगे, है ना, तो P डैश जो है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, यानी इसका यानी P से लेके P डैश तक का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। P से लेके और P डैश तक का क्या हो गया, ये विस्थापन हो गया, ठीक है। तो अभी इसको देखो पढ़ेंगे तो आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये। तो किसी समतल में गतिमान वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए हम सुविधानुसार किसी बिंदु O को मूल बिंदु के रूप में चुन लेते हैं। कल्पना कीजिए कि दो भिन्न भिन्न समयों T व T डैश पर, है ना, T व T डैश पर वस्तु की स्थिति P व P डैश है। अभी देखा था ना अपन ने, माना T पे तो इसकी स्थिति P है और T डैश पे इसकी स्थिति क्या है, P डैश है। T डैश का मतलब कुछ समय बाद P डैश है इसकी स्थिति, ठीक है ना। चित्र 4.1a जो मैंने दिखाया था अभी आपको, हम P को O से एक सरल रेखा से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार OP, अब देखो ये गहरा है ना, तो OP सदिश हो गया, ये समय T पर वस्तु की स्थिति सदिश होगी। तो ये जो OP है ना, ये जो OP है ये क्या हो गया, समय T पर वस्तु का क्या हो गया, स्थिति सदिश हो गया।
तो ये क्या है बेटा, देखो इस प्रकार OP समय t पर वस्तु की पोजीशन वेक्टर हो गई। ये जो OP है ये समय t पे क्या हो गई, इस वस्तु की पोजीशन वेक्टर हो गई, है ना। इस प्रकार OP समय t पर वस्तु की स्थिति सदिश होगी। इस रेखा के सिरे पर एक तीर का निशान लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इस पर एक तीर का निशान लगा देते हैं हम। इसे किसी चिन्ह मान लीजिए R से निरूपित कर देते हैं। इसको माना R से, ये कर रखा है, देखो ये R से निरूपित कर दिया, ठीक है ना, इसको R से निरूपित कर दिया, अर्थात OP बराबर R हो गया, है ना। OP बराबर क्या हो गया, R। OP सदिश या R सदिश हो गया। इसी प्रकार बिंदु P डैश को एक दूसरे स्थिति सदिश OP डैश, तो ये जो P डैश है, P डैश को किससे मिला दिया, O से मिला दिया, तो OP डैश हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला, ये OP डैश, है ना। तो ये T डैश पे स्थिति सदिश हो गया इसका। OP डैश क्या हो गया, OP डैश या R डैश क्या हो गया, समय T डैश पर इसका स्थिति सदिश हो गया, है ना। तो इसी प्रकार P डैश को एक दूसरे स्थिति सदिश OP डैश यानी R डैश से निरूपित करते हैं। इस सदिश R की लंबाई उसके परिमाण को निरूपित करती है ना। तो ये जो R की लंबाई है, अगर ये इतनी है तो इसका परिमाण कम है, माना ये और बड़ा होता तो इसका परिमाण ज़्यादा होता। तो सदिश R की जो लंबाई है वो उसके किसको निरूपित करती है, परिमाण को निरूपित करती है। तथा सदिश की दिशा वह होगी जिसके अनुदिश P बिंदु O से देखने पर स्थित होगा, है ना। जब हम P को कहाँ से देखेंगे, O से देखेंगे, तो किस दिशा में दिखेगा, वो उसकी दिशा हो गई। तो जब P को O से देखेंगे तो इस दिशा में देखेंगे, नहीं देखेंगे हम, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। यदि वस्तु P से चलकर P डैश पर पहुंच जाती है, P यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच गई, वो P डैश पर पहुंच गई, ठीक है ना, P से चलकर P डैश पर पहुंच जाती है, तो सदिश PP डैश, है ना। अब ये जो सदिश PP डैश है, PP डैश ये वाला मिला दिया, है ना। PP डैश जिसकी पुच्छ P पर, पूंछ जो है टेल वो P पे है, और शीर्ष जो है हेड वो P डैश पर है। ये किसको शो करेगा, बिंदु P समय T से P डैश समय T डैश तक गति के संगत विस्थापन सदिश को शो करेगा। तो ये PP डैश जो है ये किसको शो करेगा, विस्थापन को शो करेगा, है ना। जो PP डैश है ये किसको शो करेगा, विस्थापन को, विस्थापन वेक्टर को शो करेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो दूसरी चीज ये है कि पथ पे निर्भर नहीं करती बेटा ये चीज, है ना। जो विस्थापन होता है, पहले पढ़ा था ना अपन ने कि कहीं से भी घूम घाम के जाओ आप, है ना, तो उस पर डिपेंड नहीं करता विस्थापन। विस्थापन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन, उसकी प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है, चाहे आप कहीं से भी किधर से भी घूम के जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि विस्थापन सदिश को एक सरल रेखा से व्यक्त करते हैं जो वस्तु की अंतिम स्थिति को उसकी प्रारंभिक स्थिति से जोड़ती है ना। देखो बिल्कुल क्लियर है। तथा यह उस वास्तविक पथ पर निर्भर नहीं करता है जो वस्तु द्वारा बिंदुओं के मध्य चला जाता है, तो पथ पर निर्भर ये नहीं करेगा। उदाहरण स्वरूप जैसा कि चित्र 4.1b में इसमें दर्शाया गया है, ठीक है ना, इसमें दर्शाया गया है। प्रारंभिक स्थिति P तथा अंतिम स्थिति Q के मध्य विस्थापन सदिश PQ यद्यपि वही है, परंतु दोनों स्थितियों में बीच चली गई दूरियां, है ना। तो देखो ये P है और ये क्या है, Q है ना। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये क्या है, इसकी अंतिम स्थिति है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में चाहे कि उसने ये वाला मार्ग तय किया है, ये वाला ODP वो PDQ किया हो, चाहे उसने PABCQ किया हो, PABCQ किया हो, चाहे उसने PBEFQ किया हो, समझे ना बात। इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, देखो ये प्रारंभिक स्थिति P तथा अंतिम स्थिति Q के मध्य विस्थापन सदिश PQ यद्यपि वही है, परंतु दोनों स्थितियों के बीच चली गई दूरियां जैसे PABCQ ये वाली चाहे, है ना, ये जो नीचे वाला दिखा रखा है, नीचे वाला ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो ये हो, PDQ ये चाहे ऊपर वाला ब्लू कलर का पथ हो, चाहे PBEFQ चाहे ये वाला हो काली रेखा PBEFQ ऐसे हो, लेकिन दोनों तीनों स्थितियों में चाहे ऐसे हो, चाहे इस तरह से हो, चाहे ऐसे हो, तीनों में इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, P और Q ही है। तो विस्थापन सिर्फ ये PQ वेक्टर होगा, ठीक है ना।
तो इसी प्रकार किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण या तो गतिमान वस्तु की पथ लंबाई से कम होता है या उसके बराबर होता है ना। तो विस्थापन सदिश जो होता है वो या तो पथ लंबाई के क्या होता है, बराबर होता है, या उससे क्या होता है, कम होता है। पिछले अध्याय में भी हम सरल रेखा के अनुदिश गतिमान वस्तु के इस तथ्य को भली भांति समझाया गया है, क्योंकि उस पर डिपेंड वो नहीं करता किस रास्ते से आप वहां पहुंचे हो। ठीक है। अच्छा, अब आता है सदिशों की समता, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। दो सदिशों A तथा B को केवल तभी बराबर कहा जा सकता है जब उनके परिमाण बराबर हो तथा उनकी दिशा समान हो, है ना। यानी सिर्फ परिमाण बराबर से ही काम नहीं चलेगा, उनकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी जाके हम उनको क्या मानेंगे, समान सदिश या समतुल्य सदिश, इक्विवेलेंट वेक्टर हम उनको कहेंगे। जैसे देखो इसमें दिखा रखा है आपके ये इसको देखो बेटा आप कि ये देखो, ये जो वेक्टर है ये वाला है ना, और ये जो बी वेक्टर है OP A वेक्टर और ये QS B वेक्टर। तो देखो आप इनकी दोनों की लंबाई भी समान है ना, समान लंबाई है और एक ही दिशा है ना। अब दिशा एक क्यों है बताओ, क्योंकि ये समांतर सदिश हैं, समांतर है कि नहीं, ये और ये क्या है, दोनों समांतर हैं। और समांतर दो समांतर रेखाओं के बीच के कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस Q को O पे रख दें हम, ठीक है ना, इसको ऐसे आगे बढ़ा दें, है ना, तो अगर माना इसका जो, यानी ऐसे समझो आपके पूंछों को संपाती कर दें, इसकी पूंछ को यहाँ उठा के रख दिया, है ना, अगर इसकी हेड इसके हेड से संपाती हो जाती है, हेड के ऊपर आरोपित हो जाती है, तो ये क्या है, समतुल्य सदिश हैं, नहीं इक्विवेलेंट वेक्टर हैं, नहीं तो नहीं है ना। तो देखो जैसे ही इस Q को आप O पे रखोगे तो ये S किस पे आ जाएगा, P पे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं और इन दोनों का परिमाण भी क्या है, समान है। लेकिन इस केस में देखो आप, इसमें O डैश P डैश और Q डैश S डैश, है ना, ये A डैश वेक्टर, ये B डैश वेक्टर। देखो बेटा इन दोनों के परिमाण तो सेम हैं लेकिन इनकी दिशा सेम नहीं है, कि जैसे ही आप इस Q डैश को O डैश पे रखोगे तो S डैश P डैश से संपाती नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी दिशा ये, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा ना, देखो ये इस तरह से आ जाएगा, तो ये S डैश और P डैश जो है ये क्या नहीं हो पाएंगे, संपाती नहीं हो पाएंगे। तो ये समतुल्य वेक्टर या इक्विवेलेंट वेक्टर नहीं है, है ना। तो देखो यही दिखा रखा, दो समान सदिश A तथा B, है ना, ये दोनों समान सदिश हैं, और दो सदिश A डैश तथा B डैश असमान हैं। इस सेकंड में B पार्ट में A डैश और B डैश क्या है, ये असमान है, यद्यपि उनकी लंबाइयाँ क्या हैं, वही हैं। तो परिमाण तो सेम है लेकिन इनकी दिशा क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट वेक्टर नहीं है। ठीक है ना, यही इसमें समझाने की कोशिश की गई है। सदिशों की समता, दो सदिशों A तथा B को केवल तभी बराबर कहा जा सकता है जब उनके परिमाण बराबर हो तथा उनकी क्या हो, दिशा भी समान हो, है ना। चित्र 4.2a में दो समान सदिशों A तथा B को दर्शाया गया है। हम इनकी समानता की परख आसानी से कर सकते हैं। B को स्वयं के समांतर खिसकाइए, है ना, तो इधर इसको समांतर खिसकाने का मतलब क्या है, B को स्वयं के समांतर ऐसे आगे खिसका दिया, है ना, B को स्वयं के समांतर खिसकाइए। B को स्वयं के समांतर खिसकाइए ताकि उसकी पुच्छ Q सदिश A की पुच्छ O के संपाती हो जाए। इसकी जो दोनों की जो टेल हैं, पुच्छ का मतलब क्या था, टेल, पूंछ, है ना, ये संपाती हो जाए। फिर क्योंकि उनके शीर्ष S एवं P भी संपाती हैं, फर्स्ट वाले में तो दोनों संपाती हो रहे थे ना, अतः दोनों सदिश बराबर कहलाएंगे, इक्विवेलेंट वेक्टर कहलाएंगे। सामान्यतः इस समानता को A इक्वल टू B के रूप में भी लिखते हैं। देखो A डार्क है तो इसका मतलब A वेक्टर को शो कर रहा है, B भी गहरा है तो ये B वेक्टर को शो कर रहा है, तो इसको आप यूं भी बोल सकते हैं, A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर, है ना। तो हमको लिखने में इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो इस प्रकार ये, इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि अब दूसरा जो सेकंड वाला है, इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि चित्र 4.2b में इसमें
यद्यपि दोनों सदिश a डैश तथा b डैश के परिमाण समान हैं, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की क्या है, समान है, परिमाण तो इनके समान है, फिर भी दोनों सदिश समान नहीं हैं क्योंकि उनकी दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। यदि हम b डैश को उसके ही समांतर खिसकाएं, b डैश को इसी के समांतर खिसकाएं तो यहाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये इस तरह से इसके समांतर लगेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो यदि हम b डैश को उसके ही समांतर खिसकाएं तो उसकी पुच्छ q डैश तो o डैश से समपाती हो जाएगी। पुच्छ q डैश a डैश की पुच्छ o डैश से समपाती हो जाए तो भी b डैश का जो शीर्ष है s डैश a डैश के शीर्ष p डैश से समपाती नहीं होगा, है ना, उसके ऊपर कौन साइड ये नहीं होगा। आया ना बस उनमें, ठीक है ना। अब अपन करते हैं बेटा सदिशों को वास्तविक संख्या से गुणा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो ये समझ लेते हैं, वास्तविक संख्या से गुणा कर दें तो बेटा सिंपल परिमाण उतना ही गुणा हो जाता है ना। जैसे ऐसे समझो ये अभी सदिश है, ए वेक्टर है, ठीक है ना। अब इसको 1.5a करना है मुझे, 1.5a तो ये 1.5 गुनी हो जाएगी, सीधी सी बात है, लगभग इतनी हो जाएगी ये, है ना। तो ये क्या हो गया, 1.5a वेक्टर हो गया, तो परिमाण का इसका 1.5 गुना हो गया। तो a वेक्टर है, लैम्बडा से गुणा करो तो लैम्बडा a वेक्टर आ गया, ठीक है। तो यदि एक सदिश a को किसी धनात्मक संख्या लैम्बडा से गुणा करें तो हमें एक सदिश ही मिलता है ना। तो सदिश को किससे गुणा कर दें, किसी धनात्मक संख्या, तो संख्या तो क्या है, वो अदिश क्वांटिटी है, तो जिसका परिमाण a के परिमाण का लैम्बडा गुणा हो जाएगा। तो परिमाण क्या हो जाएगा, उसका लैम्बडा गुना हो जाएगा, दिशा क्या रहेगी उसकी, वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ संख्या से गुणा कर रहे हैं हम उसको, है ना, तथा जिसकी दिशा वही है जो a की है। इस गुणनफल को हम लैम्बडा a से भी लिख देते हैं। तो ये देखो a डार्क है ना, तो ये वेक्टर है लैम्बडा a, तो लैम्बडा a का परिमाण क्या हो गया, लैम्बडा बाहर निकल गया और a वेक्टर, तो लैम्बडा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। उदाहरण स्वरूप यदि a को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी सदिश 2a होगा, है ना, परिणामी सदिश क्या होगा, 2a होगा, जिसकी दिशा a की दिशा होगी तथा परिमाण a के परिमाण का कितना होगा, 2 गुना होगा। यदि सदिश a को किसी ऋणात्मक संख्या लैम्बडा माइनस लैम्बडा से गुणा करें, है ना, तो देखो परिमाण तो लैम्बडा गुना हो जाएगा लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो यदि a सदिश को यदि एक ऋणात्मक संख्या माइनस लैम्बडा से गुणा करें तो एक अन्य सदिश प्राप्त होता है जिसकी दिशा a की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी, और जिसका परिमाण a का क्या होगा, लैम्बडा गुना ही होगा, है ना। तो जैसे -2a, है ना, ये किया मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि परिमाण तो 2 गुना हो गया लेकिन जो पहले उसकी दिशा थी, ऐसे समझो आप, जैसे ये आपका a वेक्टर है, ये क्या है, a वेक्टर है। अब मैं कहूँ मुझे -2a वेक्टर दिखाओ तो -2a वेक्टर कैसे होगा, वो इस परिमाण इसका दुगना हो जाएगा, ये लो इस दिशा में होगा वो, तो ये क्या है बताओ, -2a वेक्टर। तो देखो इसका जो परिमाण है इसके परिमाण का दुगना है ना, और इसकी जो दिशा है ये इसके क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। फिर है इसमें दिखा रखा है, यदि किसी सदिश a को ऋणात्मक संख्या -1 व -1.5 से गुणा करें तो परिणामी सदिश 4.3b जैसे होंगे, 4.3b, देखो ये यहाँ दिखा रखे हैं, है ना, कि a और 2a में क्या अंतर होगा बताओ, तो 2a का परिमाण 1 से दुगना होगा लेकिन ये 2 जो है ये धनात्मक है तो दिशा वही रहेगी, जो a की दिशा है वही 2a की दिशा है ना। इसमें देखो a और ये क्या है, -a, तो -1a हो गया कि नहीं हो गया, तो a और -a में क्या अंतर है, परिमाण तो क्या होगा, दोनों का समान होगा लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, दोनों की विपरीत हो जाएगी। और -1.5a क्या हो जाएगा, परिमाण उसका a का 1.5 गुना होगा, तो जितना ये है उसका परिमाण तो 1.5 गुना हो गया लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, उसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो यही इसमें शो किया गया है, ठीक है ना, इसमें दिखाए गए हैं। भौतिकी में जिस घटक लैम्बडा द्वारा सदिश a को गुणा किया जाता है वह कोई अदिश हो सकता है जिसकी स्वयं की विमाएं होती हैं। अतएव लैम्बडा a की विमाएं लैम्बडा व a की विमाओं के गुणनफल के बराबर होंगी, ठीक है ना। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी अचर वेग सदिश को किसी समय अंतराल से गुणा करें, है ना, तो देखो वेग को किससे गुणा कर रहे हैं हम,
समय से गुणा कर रहे हैं। तो देखो बेटा ये क्या है, सदिश है, और ये क्या है, अदिश है। आए ना बात समझ में, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी अचर वेग सदिश को किसी समय अंतराल से गुणा करें तो हमें विस्थापन सदिश प्राप्त होगा। क्यों होगा विस्थापन, देखो वेग क्या होता है मीटर पर सेकंड और समय क्या होता है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया तो मीटर किसकी है, विस्थापन की है। आगे ना समझो, तो यही कहना चाह रहा है ये, है ना। तो भौतिकी में फिजिक्स में जिस घटक लैम्बडा द्वारा सदिश ए को गुणा किया जाता है वह कोई अदिश हो सकता है जिसकी स्वयं की कुछ विमाएं होती हैं। अदिश की भी तो विमाएं होती नहीं होती हैं, ठीक है ना। जैसे 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम मास है तो किलोग्राम m विमा होती नहीं होती है इसकी, है ना, वही चीज। तो अदिश हो सकता है जिसकी स्वयं की विमाएं हैं। अतएव लैम्बडा ए की जो विमाएं होंगी वो लैम्बडा व ए की विमाओं के गुणनफल के बराबर होंगी। उदाहरण में समझा रखा है, यदि हम किसी अचर वेग सदिश को, है ना, किसी अंतराल समय अंतराल से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, एक विस्थापन सदिश मिलेगा। तो गुणनफल की जो विमाएं होंगी वो उन दोनों के यानी जो नया वेक्टर निकलेगा हमको, ठीक है ना, वो उनके गुणनफल की विमाओं को देगा हमें। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके अगले वीडियो में बेटा बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ना, तुम ऐसे कहोगे अरे वाह सर आनंद आ गया, है ना। तो ये सदिशों का संकलन, एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन। तो एक तो है ग्राफिकल मेथड, है ना, फिर इसके बाद में ये सदिशों का वियोजन, कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है और ये थ्योरी समझ में आ जाएगी ना बेटा, तो इसके न्यूमेरिकल चुटकियों में होंगे फिर आपसे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।